गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, इसके पहले हमने करीब 10 वीडियो जो है कि पहले चैप्टर के लिए बनाया है। छोटा छोटा पार्ट है और उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। छात्रों, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उस चैप्टर का नाम था। अब जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो छात्रों, अब तक जो कहानी चली है वह यूरोप महाद्वीप की चली है। ज़्यादातर यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, ऑटोमन, डेनमार्क वगैरह जितने देश थे उनसे संबंधित अध्ययन किए। थोड़ा उसमें विदेशी जो है कि ज़्यादातर गतिविधियाँ रही है। लेकिन अब छात्रों, जो अध्ययन आपको कराया जाएगा वह अध्ययन भारतीय जो है कि पूर्ण रूप से घटनाओं से संबंधित बातें होंगी। तो छात्रों, बात करें सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसमें जो है कि क्या हमको पढ़ना, इस चीज को जान लेना जरूरी है छात्रों। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, सबसे पहले यही अध्ययन करना है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसको किस तरीके से लोग जो है कि भारत में सोचने लगे कि राष्ट्रवाद होना चाहिए और राष्ट्रवाद का विकास होना चाहिए। जैसा कि इसके पहले चैप्टर में हमने बताया छात्रों कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद वह किसी भी देश में हो सकता है, अपने राष्ट्र के प्रति लोगों का लगाव होता है। जैसे उदाहरण भी बताएं, जैसे आप छात्र अगर क्रिकेट का मैच देखते हैं आज के समय में, तो अगर अपने देश से अगर है कि मैच चल रहा है तो उसमें आपके दिमाग में ये बनता है कि हमारा ही देश जीते। तो यह हमारा ही देश जीते ऐसी भावना क्यों आती है? क्योंकि हमको अपने देश के प्रति लगाव है, स्नेह है इससे। इसीलिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर में आपको अध्ययन कराया जाएगा। और राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से किसी भी देश में हो सकता है। यहाँ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और राष्ट्रवाद के उदय में कौन लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद को ज़्यादातर जो है बढ़ाने का प्रयास किया भारत की तरफ से, और किस तरीके से लोग कैसे अपने देश को आजाद कराए, इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में जो है यही अध्ययन करना है। छात्रों, बात करें क्या भारत में राष्ट्रवाद की जरूरत थी उस समय? बिल्कुल थी। अंग्रेज हमारे देश में जो है कि 200 वर्षों तक शासन किया। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, 1600 ईस्वी में स्थापना उसकी होती है। 1609 में लगभग भारत में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में जो है कि इतना ज़्यादा समय की बात है, तो ये नहीं कि वो लोग टारगेट बनाकर आए थे कि चलेंगे भारत में और भारत को गुलाम बना लेंगे और यहाँ पर जाने के बाद सब कुछ अपना हो जाएगा। पहले भारत में वो लोग टारगेट बनाकर ये नहीं आए थे, क्योंकि 200 वर्ष पहले से और 200 वर्ष के बाद की क्या स्थिति है, कैसे परिवर्तन है। तो इतना लंबा किसी की सोच, एक व्यक्ति तो इतना दिन तक रहेगा नहीं कि बताएगा नहीं हमको जो है यहाँ लोगों को गुलाम बनाना है। लेकिन वह जब भारत में आते हैं तो भारत में सबसे पहले वो आने के बाद सबसे पहले तो आए थे व्यापार करने के टारगेट से कि चलेंगे भारत में व्यापार करेंगे और यहाँ पर ज़्यादातर मसाला, नीम इत्यादि की खेती वगैरह होती थी। तो उस समय वह चाहते थे कि यहाँ से ये सब जो है कि ले जाकर बेचेंगे अपने देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। तो छात्रों, इस तरीके से इनका टारगेट इस तरीके का था। अब उनके मन में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब वह लोग जो है कि यहाँ पर व्यापार करने के मकसद से आते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ के जो क्षेत्र हैं
ये भारत जो देश है यह लगभग जो है 552 रियासतों में या उससे ज़्यादा रियासतें, छोटी छोटी रियासतें में बटा हुआ था। और सबके जो शासक थे या राजा थे वह लोग अलग अलग थे, वह सभी लोग अपने बस राज्य के बारे में सोचते थे। भारत एक नहीं था, उस समय खंडित था, अलग अलग शासक हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे छात्रों बात करें तो यह लोग उस समय इतना बटा था, यहाँ की स्थिति को जब देखा तो वह राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। उनको समझ में आया कि अब यहाँ पर लग रहा है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो वह यहाँ के राजाओं के प्रति राजनीतिक स्थिति जो है कि अपने सैनिक रखने लगे और यहाँ पर धीरे धीरे कुछ बारी बारी राज्यों पर कब्जा करने लगे। सबसे पहले अगर एक राज्य पर कब्जा करते थे तो वहाँ जो छोटा रियासत था राजाओं का, तो दूसरा राजा जो है बल्कि सपोर्ट करता था कि उसको हरा दो, तुम अंग्रेज उसको जीत लो या उस पर कब्जा कर लो। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसको जीतने के बाद फिर मुझे भी जीतने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ये लोग बारी बारी से, क्योंकि ये राजा आपस में ही टकराते रहते थे और ये बारी बारी से पूरी रियासतों को, उस समय जो खंडित था, छोटे छोटे पार्टों में भारत देश था, उस सबको जीतना शुरू कर दिया। सैनिक रखे, जीतना शुरू किए, कब्जा करना शुरू किए और इनका धीरे धीरे राजनीति में जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगा और यहाँ के मालिक बनने लगे। और जब यहाँ के मालिक बनने लगते हैं, धीरे धीरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर मालिकाना हक जता लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार भी करने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिससे ज़्यादा से लोगों को नाराजगी होती है कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास हो जाता है तो गुलामी की जंजीर को वो स्वयं तोड़ लेता है। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे देश में। अब धीरे धीरे लोगों को अपने अंडर में जो है कि लेने लगे, तो ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों को लगा यार तो बहुत गलत हो रहा है, ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये अत्याचार की बदौलत हम पर जो है कब्जा कर रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं, हमारे यहाँ की सभी व्यवस्था को अपने अंडर में ले रहे हैं। तो छात्र इस तरीके से यह अत्याचार करने लगे। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या इसके बने, कौन कौन से कारण थे जिससे लोग जो है यह जान गए कि यार राष्ट्रवाद होना चाहिए हमारे देश में, और ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए। तो छात्र बात करें, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी जो औपनिवेशिक का मतलब छात्रों उपनिवेश शब्द से पहले समझते हैं, उपनिवेश से औपनिवेशिक बना है। तो उपनिवेश का मतलब कोई भी शासक अपने देश में रहते हुए या कोई देश अपने देश में रहते हुए दूसरे देश में भी रहने लगे और वहाँ पर कब्जा कर ले, वहाँ पर अपनी पूरी जो है व्यवस्था लागू कर दे। तो ऐसे जो व्यवस्था होती है उसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे हमारे देश में अंग्रेज लोग जो है आए, हमारे देश को अपने अंडर में ले लिए, तो अंग्रेज लोगों का हमारा देश क्या था, उपनिवेश हो गया था। तो इस तरीके से औपनिवेशिक सरकार यानी उपनिवेश की जो सरकार थी, उनका जो शासन व्यवस्था रहा है वह प्रतिक्रिया स्वरूप का मतलब ऐसा वो काम करने लगे हैं जो 19वीं सदी की शुरुआत में जो औपनिवेशिक सरकार थी वह ऐसे काम करने लगे जिससे यहाँ भारत के लोग जो है उससे नाराज हो गए। उन लोगों को समझ में आया कि ये तो लग रहा है कि बहुत गलत हमारे साथ हो रहा है। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है 19वीं सदी की शुरुआत में ये राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। फिर बात करें छात्रों, 1857 ईस्वी की क्रांति जब होती है तो उस समय क्रांति, चूंकि 1857 में जो इसकी बड़ी कहानियां हैं तो चैप्टर में जो है आगे पढ़ाया जाएगा। तो छात्रों जब 1857 की क्रांति होती है तो यह क्रांति सफल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्रांति समय से पहले शुरू हो जाती है। लोग एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सबके टारगेट अलग अलग होते हैं, इसलिए यह असफल हो जाती है। लेकिन असफल होते हुए भी लोगों को जगाने का काम किया। तो 1857 की जब क्रांति होती है उस समय लोगों को उम्मीद बन जाती है कि लगता है कि अब हम जो है इस देश में जो है बदलाव ला देंगे और अंग्रेज लोगों को अपने देश से भगा देंगे। तो ऐसे में 1857
के बाद लोगों के विचार बदलने लगे और लोग धीरे धीरे क्या हुआ, यह जो है कि देश में आंदोलन करना शुरू किया धीरे धीरे। बहुत उसके पहले भी 1757 या उससे पहले भी कई क्रांतियां हुई थी, लेकिन 1857 की क्रांति बहुत चर्चित रही है। इसमें ज्यादा प्रभाव रहा हमारे देश की आजादी की लड़ाई में। तो छात्रों 1857 की क्रांति के बाद उम्मीद बनती है, फिर उसके बाद बात करेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी युग की जो कहानी रही है, गांधी युग कहा जाता है 1919 से 1947 तक का जो समय है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी का ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां इसमें रही है और उस समय का जो समय रहा है उसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। छात्रों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गांधी युग किस समय से किस समय को कहा जाता है? 1919 से 1947 तक का जो समय है छात्रों, उसको जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय गांधी जी का बहुत ज्यादा जो योगदान चल रहा था। फिर उसके बाद छात्रों गांधी जी ने जो शस्त्र इस्तेमाल किया था उसको सत्याग्रह जो है कहा जाता है। सत्याग्रह का अर्थ हुआ सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि अहिंसा का बिना प्रयोग किए हुए अगर सही चीज है तो उसके लिए जो अपनी बात मनवाने के लिए जो भी जो है आग्रह या प्रार्थना किया जाता है उसको सत्याग्रह कहते हैं। तो छात्रों ये सत्याग्रह जो है कि गांधी जी के द्वारा कई सत्याग्रह जो है कि पूर्व से इन्होंने इसको हथियार बनाया था और गांधी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो इस सेक्टर में आपको अध्ययन भी कराया जाएगा। चंपारण आंदोलन छात्रों सबसे पहला जो माना जाता है 1917 में गांधी जी ने जो है चंपारण आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में ज्यादातर लोग किसानों वगैरह का जो है ज्यादातर जो है उसमें लागा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है चंपारण आंदोलन की बात छात्र बात करें, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला है। असहयोग आंदोलन 19 से 20 से 22 तक का जो समय रहा है उसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग का मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग के सामने क लगा है, इसका मतलब सहयोग नहीं करना। यानी अंग्रेजों के यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वह लोग अब काम नहीं करेंगे तो अंग्रेज लोग यहीं के लोगों के द्वारा काम करा के अपना विकास कर रहे थे। तो जब ये लोग सहयोग नहीं करेंगे तब अंग्रेज लोग देखा जाए, उन लोगों ने सोचा कि देखें कैसे हमारे यहाँ से नहीं भागते हैं। तो जब उनका सहयोग नहीं करेंगे भारतीय तो अंग्रेज लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं के बदौलत यहीं के लोगों के बदौलत तो वो यहाँ पर रह रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा का अर्थ यहाँ पर कि बहुत प्रेम पूर्वक हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, यानी कि सविनय माने उस तरह से प्रेम पूर्वक एक तरह से कहा है, अवज्ञा माने जो आपकी आज्ञा है उसको नहीं मानना। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था गांधी जी ने। तो यह जो है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी अध्ययन विस्तार से किया जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था, जब देखा कि अब जो है कि ये अंग्रेज हमारे यहाँ से नहीं अब जा सक रहे हैं, तो इसके लिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। भारत में अब बात करेंगे छात्रों, भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे? तो मुख्य जो कारण रहे हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत मायने रखेंगे। और आप जहाँ ध्यान रखें कि आपको जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है वह आप हेडिंग नुमा डाल करके अपने मन से ही किताब के माध्यम से अपना नोट बनाते रहेंगे, जो पढ़ाया जाए समझाया जाए उसको कंठस्थ करते रहेंगे। तो छात्र बात करें भारत में राष्ट्रवाद के कारण है, तो राष्ट्रवाद का कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का यह अर्थ है कि अंग्रेज लोग जो अपने हमारे देश में ज्यादातर राज्यों को हड़प करके अपने अंग्रेजी हुकूमत में बढ़ाते जा रहे थे, तो ये जो हुकूमत या शासन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया रही है उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। किसी देश या किसी राज्य को हड़प कर अपने में मिला लेना साम्राज्यवाद कहलाता है।
तो ये साम्राज्यवाद जो ये के विरुद्ध असंतोष है, ये साम्राज्यवाद को बढ़ाया किए थे, लेकिन इनका जो शासन था जनता बिल्कुल इनसे नाखुश थी। अब वहां पर शासन जो भी चला रहा था अंग्रेज, अब वहां की जनता जो उनसे गुस्सा में आ गई, क्योंकि उनके दुखों पर कोई केयर नहीं किया जा रहा था। राजा मनमाने ढंग से काम कर रहा था। यहाँ जो शासक है, लोगों के मन में था ये कैसा शासक है जो हमें विपत्ति में भी और विपत्ति डालता जा रहा है, टैक्स वगैरह बढ़ाता जा रहा है, हमारे रोजगार सब चौपट होते जा रहे हैं, हमारी जनता भूखे प्यासी मर रही है और राजा का कहीं पता नहीं चल रहा है, शासक का कोई पता नहीं चल रहा है। तो जनता जब ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हो जाती है, असंतोष दिखाती है, तो ऐसे में जनता को समझ में आ जाता है कि लगता है कि अब इस राजा को हमें भगा देना चाहिए। फिर बात करें छात्रों आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण छात्र बात करें कि उस समय छोटे छोटे उद्योग हमारे यहाँ भी चलते थे भारत में, तो ऐसे में यहाँ से अंग्रेज लोग जब आ जाते हैं, यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग थे वो नष्ट होने लगे। नष्ट इसलिए होने लगे कि जो पहले विदेश से कोई चीजें भारत में बिकने आती थी तो उससे टैक्स लिया जाता था, तो जिससे सरकार जो है ज्यादातर टैक्स वसूल करके अपने यहाँ जो है नाली बनाना या तमाम जो है सरकारी निर्माण करती थी, जिससे सड़कें वगैरह बनती थी। विकास के काम में टैक्स लगता था, टैक्स तो ठीक चीज थी, लेकिन अब अंग्रेज लोगों को ये इजाजत मिल गई कि आप अपने यहाँ से जो भी सामान है उसको यहाँ बिना टैक्स जमा किए यहाँ भारतीय लोगों को बेच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो कपास की खेती होती थी, जिससे सूती कपड़े वगैरह बनते हैं, उसको कपास कहा जाता है। वह कपास यहाँ से अच्छी अच्छी कपास जो है अंग्रेज लोग सस्ते दामों में खरीद करके अपने देश इंग्लैंड लेकर जाते थे। सस्ते दामों में खरीद करके इंग्लैंड लेकर जाते थे और इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ से कपड़े बना लेते थे। कपड़ा बनाने के बाद छात्रों वह यहीं यानी भारत में ही हमारे ही कपास से बने हुए वस्त्र को भारत में लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। तो ऐसे में क्या था, यहाँ पर महंगे दामों में जब बिकने लगा उनका, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होने लगा, वो और निर्माण करने लगे। और भारतीय लोग जो छोटे छोटे उद्योग वाले थे, इनके पास मशीन वगैरह उतना ज्यादा नहीं थी, तकनीक का विकास उतना ज्यादा नहीं था। यहाँ का कपास भी विदेश जाने लगा, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को अच्छा कपास भी नहीं मिला, और साथ में इनको ज्यादा मेहनत, इनके जो तकनीकी थे वो उस पर ज्यादा मेहनत करके कपड़े बनाए जाते थे, जिससे जो अंग्रेज के बने हुए कपड़े थे भारतीयों के द्वारा बनाया गया उस समय का जो उद्योगों के द्वारा, छोटे उद्योगों के द्वारा जो वस्त्र था, वह जो है कि थोड़ा उससे क्वालिटी में अच्छा नहीं हो पाता था, क्योंकि सभी कपास को विदेश अच्छी वाली लेके चले जाते थे। तो ऐसे में यहाँ के वस्त्र वगैरह नहीं बिकते थे। यहाँ के जो छोटे उद्योग थे वो चौपट हो गए पूर्ण रूप से। चौपट होने की वजह से अब उनका सब कुछ बिक रहा है। यहाँ के लोगों की जो छोटे छोटे कंपनी वगैरह लगाए थे, कुटीर उद्योग वगैरह लगाए थे, तो ऐसे में छोटे उद्योगों जो है धीरे धीरे टूट गए या नष्ट हो गए। अब वह उद्योग नहीं रहे। अब उद्योग नहीं रहे तो अब वहाँ जो उद्योग में जो जिनका उद्योग था, जो उस समय मालिक हुआ करते थे, अब धीरे धीरे वो सोचे कि अब हमारा उद्योग भी सब घाटा का जा रहा है। अब अंग्रेजों की कंपनी में जा करके लोग मजदूर बन गए, यानी उद्योग का जो मालिक है भारतीय, वो अंग्रेजों के यहाँ जा करके अब मजदूरी करने लगा। तो ऐसे में भारतीय जो आर्थिक जो पूर्ण से विकास था वो नष्ट हो जाता है और भारतीय जो है पूर्ण से असंतोष हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रवाद का एक भी कारण है। तो ये दो कारण हुए। फिर बात करें छात्रों और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अंग्रेज लोग जो है कि यहाँ पर शासन जो है वो यह नहीं सोचे थे कि कभी हमको यहाँ से जाना भी पड़ेगा। उनके दिमाग में था कि अब हम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक यहाँ रहेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार जो है उससे ये अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर करने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों से काम करवाते थे, तो उनकी भाषा हमारे भारतीय लोग नहीं समझ पाते थे। तो आपस में बातचीत करने के लिए उनको अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने लगा। जब अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने लगा ताकि वो अंग्रेजी सीख लेंगे, तो कुछ लोग अगर सीखे रहेंगे अंग्रेजी तो अपने यहाँ मजदूरों से हमारी बात मान करके काम करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेजी शिक्षा जब उन लोगों ने देना शुरू किया
तो यहाँ पर लोगों की भावना भी एक तरह से पनपने लगी। कई उस समय जो है कि हमारे यहाँ धर्म के लोग भी उस समय भी रहे जो अपने धर्म को बचाए रखे। तो अंग्रेजी जब शिक्षा का प्रचार होने लगा तो उस समय सबसे पहले बात करें कि उनका टारगेट ये था कि ये सीख लेंगे तो हमारा काम करवाएंगे। लेकिन भारतीयों में ये फैल गई बातें कि ये तो हमें जो है ईसाई बनाना चाहते हैं, ये हमें अंग्रेजी से सिखा करके हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे और हमें ईसाई बनाएंगे। ऐसे भी भ्रम लोगों के अंदर फैल गया। और इतना ही नहीं, लोगों के मन में इतनी तो बातें आई और लोग जो उसमें बुद्धिजीवी थी, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने जो है कि उनके विचार जो महान उस समय के अंग्रेजी में जो लिखे हुए जो महान व्यक्ति थे जैसे कार्ल मार्क्स इत्यादि जो लोग थे वो अपने रूप से क्या था, कार्ल मार्क्स, ये लोग जो है उस समय अपनी बातें जो उस समय के जो है कि किताब वगैरह लिखकर गए हुए व्यक्ति थे, ये महान व्यक्ति लोग थे, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ये लोग इनका काम करने के लिए तो अंग्रेजी सीखे, लेकिन बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि जो पहले के जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, जो अपने जो है कि किताबों के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, उनकी भी किताबें ये लोग पढ़ने लगे। जब छात्र उनकी किताबें पढ़ने लगे तो हमारे देश के लोगों के अंदर दिमाग में जो बुद्धिजीवी लोग थे, दिमाग में ये बातें आ गई कि ये तो हमारे साथ अंग्रेजी लोग अत्याचार कर रहे हैं। किस तरीके से फ्रांस में लोगों ने भगाया, किस तरीके से इंग्लैंड की क्रांति हुई, तब अमेरिका की क्रांति हुई, तमाम किताबों वगैरह अंग्रेजी में सब कुछ था। तो जब पढ़ने लगे तो इन लोगों को समझ में आया यार तो बड़ा अजीब बात है कि यह जो है कि दुनिया के कोने कोने में क्रांति हो रही है, लोग बदलाव कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसको इन लोगों ने देखा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग जो किए हम नहीं कर सकते हैं, हमें भी अपने देश में बदलाव लाने की जरूरत है। तो अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। वो तो लाए थे इनको गुलाम और बनाने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर किया था। लॉर्ड मैकाले वगैरह जो अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित किए थे, उन्होंने बहुत भारत में लगाने की बात किया था। लेकिन इनका इसका जो है कि लाभ उठाने लगे उनसे भारतीय लोग। फिर छात्र बात करें मध्यम वर्ग का उदय, देखिए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, पढ़े लिखने लगे लोग, पढ़ने लिखने लगे, पूर्ण रूप से जानकारी होने लगी, तो हर क्षेत्र में जाने लगे। तो पहले तो भाई किसान होते थे ऐसे, या तो उनकी कंपनी में नौकर होते थे, इस तरीके से ज्यादातर लोग थे। लेकिन जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो भारत में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक ये तमाम लोग होने लगे थे। तो ऐसे में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। छात्रों, भारत में मध्यम वर्ग की बात करें, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये तमाम लोग आएंगे जो नौकरी पेशा के लोग हैं। लेकिन विदेश की बात करेंगे तो मध्यम वर्ग में खास करके उद्योग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उद्योग चलाते हैं, ऐसे लोग जो है मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करें छात्रों, साहित्य और समाचार पत्रों का योगदान। साहित्य, समाचार पत्र, धीरे धीरे पढ़े लिख गए लोग, शिक्षा का विकास होता है। साहित्य, समाचार पत्र वगैरह जो है लिखना शुरू कर दिए, जिसमें कुछ जो है कि साहित्य, समाचार पत्र वगैरह जब छपने लगे, जैसे संवाद, कौमुदी, तमाम जो है कि उस समय समाचार पत्रों के द्वारा लोगों को कुछ लिखने का अधिकार वगैरह मिलता है। तो उस समय जो है अंग्रेजों की गतिविधियों को लोग समझ जाते हैं और लोगों को ज्ञान मिल जाता है कि हमारे देश में शासक क्या कर रहा है। क्योंकि मोबाइल वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो उस समय समाचार पत्र वगैरह का ही ज़्यादातर जो है लोग इस्तेमाल करते थे। तो उस समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का समाचार उनको मिल जाता था। ये ज़्यादातर लोग जो है शहरी लोग जो है धीरे धीरे सक्रिय सबसे पहले होते हैं। गांव देहात में ज़्यादातर इसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि यहाँ पर उनका न्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाता था। तो उस समय साहित्य और समाचार पत्र में पूर्ण रूप से जब जो चीज़ें जो है कि लिखी जाती थी, लोग जानने लगे, समझने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हम अपने देश में जो है कि पूर्ण रूप से अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो छात्रों बात कर रहे थे। फिर सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, ध्यान देंगे सामाजिक, सबसे पहले बात करें छात्रों, तो उस समय हमारे देश में बहुत से अंधविश्वास भी थे जिसका प्रभाव रहा
कि हमारे देश में जो है आंदोलन वगैरह हुआ है। सबसे पहले जैसे हमारे देश में क्या था कि लोगों का मानना था, जैसे आप जानते हैं सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा। जब किसी औरत के हस्बैंड या पति मर जाते हैं तो उस औरत को हस्बैंड के साथ चीता सजाकर जिंदा ही उसको जलाया जाता था। यह जो है कि बहुत जो है कि स्थिति खराब थी उस समय अपने भारत में ही। इसको सती प्रथा कहते हैं कि चिता पर मरे हुए व्यक्ति के साथ जिंदा औरत को जलाना, यह सती प्रथा थी, जो उस समय बहुत कुरीतियां ये थी, बड़ी बुराइयां थी, अंधविश्वास था अपने देश में। और एक जौहर प्रथा का भी नाम आपने सुना है। दोनों प्रथा मिलती जुलती है। सती प्रथा में क्या है कि अकेले जो है कोई महिला जो है अपने पति के मरने के बाद जो है चिता पर चढ़ती है। जौहर में क्या होता था कि जौहर प्रथा में छात्रों ज्यादातर सैनिक जो मारे जाते थे, अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो ज्यादातर औरतें एक साथ विधवा हो जाती थी और बड़ी चिता सजाई जाती थी। उस चिता पर एक साथ सभी औरतें कूद करके जौहर करती थी। तो ये दो प्रथाएं थी। जिसमें सती प्रथा से बात करें तो सती प्रथा उस समय था, तो सती प्रथा से क्या था कि लोग वहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों को पता चला कि ये जो है कि सती प्रथा बहुत बुरी चीज है। लोगों को सुधारने के लिए जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये तमाम लोग जो है उस समय आंदोलन करना शुरू किए अपने विचार के द्वारा। और उस समय लोगों का एक जो है कि और मानना था, समुद्र के पार यानी समुद्र के इस पार से उस पार जाने से धर्म भ्रष्ट होता है। तमाम चीजें उस समय प्रचारित होती थी। तो ऐसे भी अंधविश्वास थे। बाल विवाह की व्यवस्था भी थी। बाल विवाह में बच्चों की शादी होती थी और कुछ और भी कुरीतियां थी, जैसे बेमेल विवाह, बुजुर्ग आदमी की छोटे जो है कि बच्ची से शादी हो जाना, और जो है कि कई शादी भी लोग करते थे। तो ये तमाम जो अंधविश्वास उस समय थे। तो उस समय जब इतने अंधविश्वास थे तो यहाँ पर जो समाज सुधारक थे, यह लोग जो है पूर्ण रूप से ये समाज में सुधारने के लिए अंग्रेजों से पूर्ण से जो है अपील किया कि ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय, तो उस समय जो शासक हुआ करते थे अंग्रेज, उनसे इन्होंने कहा जो यहाँ के मालिक थे, ये सती प्रथा वगैरह जो है पूर्ण से समाप्त होना चाहिए। तो उस समय समाज के लोगों ने भी थोड़ा सा सोचा। कुछ लोग तो जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, सुधार हो जाए। अब कुछ लोग विरोध भी किए छात्रों, क्योंकि उनका मानना था कि ये अंग्रेज लोग जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जब धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं तो ये सब सुधार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लगता है हमारा धर्म पूर्ण से भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो है कि उस समय सामाजिक जो है आर्थिक सुधार आंदोलन भी जो रहे, यह भी जो है पूर्ण से राष्ट्रवाद के कारण में ये भी माना जाता है। फिर बात करें छात्रों प्रजाति विभेद की नीति। अंग्रेज लोग थे, वह जहां भी रहते थे वह लोग जो है वहां पर लिख देते थे। जैसे होटल पे तो वहां लिखा जाता था भारतीयों को मना है, या इस होटल में भारतीय नहीं आ सकते हैं। क्लब वगैरह जो भी उस समय रहा है, जहाँ लोग बैठते वगैरह थे, वहां पर भी लिख दिया जाता था भारतीय का आना वर्जित है। और इस तरीके से छात्र कई जो है वहां जो है प्रॉब्लम होती थी। ट्रेन भी उस समय छात्रों जो चलती थी तो उसमें कई श्रेणी, जैसे आज के समय में स्लीपर वगैरह भी आता है, एसी वाला, ये जो है कि जनरल बोगी वगैरह होती है। उस समय भी प्रथम श्रेणी का भी कोई बोगी वगैरह होती थी। तो उसमें जो उनको टिकट नहीं दिया जाता था, उनको जाने से मना किया जाता था कि आप प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते हैं। प्रजाति विभेद की नीति इनकी बहुत खराब थी छात्रों। और ये भी बातें थी कि भारतीय लोग अंग्रेजों का जो है जज नहीं बन सकते हैं। यानी उनके दिमाग में था कि अंग्रेज का फैसला अंग्रेज करेगा, भारतीयों का फैसला भी अंग्रेज कर सकता है, चाहे भारतीय कर सकता है। लेकिन अंग्रेज कोई गलती करता है, भारतीय और अंग्रेज में कोई जो है कि मुकदमा जाता है, लड़ाई होती है, तब अंग्रेज फैसला करेगा तो जायज सी बात है कि अपने अंग्रेज का ही पक्ष लेगा। उससे भारतीय लोगों को जो है कोई न्याय नहीं मिल पाता था। तो वहां पर पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ पर
भारतीय लोग अंग्रेजों के जज नहीं हो सकते हैं, अंग्रेजों का फैसला भारतीय लोग नहीं कर सकते हैं। इनको भारतीय लोगों को नीच समझते थे ये लोग। और काला गोरे का भी भेद था उस समय। ज्यादातर अंग्रेज लोग अपने को गोरा मानते थे, व्हाइट मैन या अंग्रेज कहते थे। भारतीय लोगों को उस समय जो है छोटा मानते थे, ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। तो छात्रों यह व्यवस्था रही। और भारत का एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण का भी प्रभाव रहा। जैसा कि छात्रों ईस्ट इंडिया कंपनी हमने बताया था कि 1600 ईस्वी में सबसे पहले उसकी स्थापना होती है। तो शुरुआती समय में क्या था छात्रों कि ये 1600 ईस्वी में जब उसकी स्थापना होती है तो पूर्ण रूप से जो है कि वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे रहता है। लेकिन क्या होता है कि 1857 ईस्वी के बाद की बात करें छात्रों, तो उस समय जब ये क्रांति होती है उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि लगता है ये भारतीय लोग हमें भगा करके ही सांस लेंगे, आने वाले समय हमको खतरा हो सकता है। तो उस समय छात्र ये लोग क्या किए कि अब जो शासन चलेगा भारत में वो अंग्रेजी शासन चलेगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी चलाती थी उसके द्वारा अब अंग्रेजी शासन चलेगा। और भारत के लोग बहुत दुखी होते थे छात्रों, क्योंकि जब यह पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन जब ये लागू किया गया तो पूरे भारत को जितने राज्य थे, जितने भी थे, पहले तो टुकड़े टुकड़े में राज्य करते थे लोग, लेकिन अब पूरे भारत को एक में मिला लिया गया, एक में मिला लिया गया। और उस भारत को मिलाने के बाद अंग्रेजों का शासन जब कर दिया जाता है तो जो भारतीय लोग हैं उन लोगों के मन में एक फायदा ये होगा कि एकीकरण इसको करा दिया गया। जब एक में मिला लिया गया तो अब भारतीय लोग समझ गए कि ये पूरा हमारा देश यानी भारत है। यहाँ पर अंग्रेज लोग आए हैं विदेश से, हम पर कब्जा किए। जो पहले अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते थे अब वह लोग एक हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मुंबई के हैं, सभी लोग भारतीय हैं। तो सभी लोग भारतीय हैं, इसलिए जब एकता हो जाती है तो इसका भी प्रभाव रहा छात्रों। ज्यादातर जो है कि इस भारत में राष्ट्रवाद का ये भी एक कारण बन जाता है और ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग मिल करके युद्ध लड़ने लगते हैं या क्रांति करने लगते हैं। सरकार की प्रतिगामी नीतियां छात्रों, उस समय एक कारण और रहा सरकार की जो है कि जो नीति थी, जैसे लॉर्ड लिंकन उस समय जो है थे, ये 1878 ईस्वी में छात्रों एक प्रेस एक्ट लागू करते हैं जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कि कहा जाता है। इसके द्वारा ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया कि भारत जो है, भारत के जो मीडिया है या प्रेस है वो अंग्रेजों के बारे में कोई बुराई नहीं छाप सकती है। अगर कोई बुराई छापती है तो ऐसे में उसका प्रेस बंद कर दिया जाएगा, उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो छात्रों ये इस तरीके से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू होता है और अंग्रेज लोग चाहते थे कि सिर्फ हमारी तारीफ ही छापा जाए कि हम बहुत अच्छे शासक हैं। ऐसे में छात्रों ये जो है वर्नाक्यूलर एक्ट जो है जब आया तो यहाँ पर जो लोग अखबार वगैरह पढ़ने वाले थे, थोड़ा समाचार वगैरह मिल जाता था, इस प्रेस के वजह से, इस एक्ट के वजह से ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों की गतिविधियों पर कोई जो है ध्यान नहीं दे पाता था। फिर बात करें छात्रों इसी भारत के राजनीतिक एकीकरण के बाद सरकार की प्रतिगामी नीतियों में और क्या रहा, दूसरे कपड़े का आयात शुल्क हटा दिया गया। जैसे हमने बताया था कि भारत में दूसरे देश से अगर कोई कपड़ा लेकर आ रहा था तो वह दूसरे देश का आया हुआ कपड़ा जो है पूर्ण रूप से भारत में आता था तो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब वो अंग्रेजों के लोग को कह दिया कि अब आप लोगों को टैक्स नहीं देना होगा, आप लोग खुलेआम भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, उनको सस्ता पड़ने लगा। यहाँ से ऐसी चीजें ले जाते थे बना करके खूब और सस्ते दाम पर बनाते थे और महंगे दाम भारतीय लोगों को बेचते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग जो पूर्ण रूप से यहाँ से प्रभावित हो जाता है और बंद भी हो जाता है छात्रों। तो इस तरीके से कपड़े का सूती वस्त्र उद्योग बंद हो जाता है। फिर भारतीय हथियार नहीं कर सकते, ये भी उस समय कानून लोगों ने बनाया कि भारत के लोग जो है
कोई भी हथियार नहीं रख सकते। जब हथियार नहीं रखेंगे तो आंदोलन कैसे करेंगे? भारतीय लोगों को ये दिक्कत थी और कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी रखते थे। तो भारतीय लोगों को उसे हथियार रखने से मना कर दिया जाता है कि हथियार नहीं रख सकते हैं। फिर बात करें छात्र, अकाल के समय दिल्ली दरबार लगाई जाती है। अकाल पड़ता है और अकाल के समय बहुत कम अनाज वगैरह होते हैं और ये अंग्रेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भारतीयों से लेते थे। तो ऐसे में भारतीय लोगों से टैक्स लेकर के ये दिल्ली दरबार लगाते हैं छात्र, दिल्ली दरबार लगाते हैं और दिल्ली दरबार में क्या है, खूब ज़्यादा धन खर्च करते हैं, खूब ज़्यादा धन खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज वगैरह जो है कि उससे कुत्तों को, जानवरों को खिला रहे हैं। और उस समय हमारी भारतीय जनता भूखे प्यासी रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहे थे। अब इससे जनता बहुत परेशान हो गई कि हमारा टैक्स लेकर के अंग्रेज लोग जो पूर्ण से अपने यहाँ ऐसो आराम कर रहे हैं और हम यहाँ जो भूखे मर रहे हैं। तो छात्र इससे जो है भारतीय लोगों को बहुत तकलीफ हुई और ये भी जो है पूर्ण से राष्ट्रवाद का उदय में ये भी एक कारण ही बना। इल्बर्ट बिल एक पास किया, एक जो है अंग्रेज व्यक्ति था इल्बर्ट बिल। उसने, बिल माने होता है कोई चीज ऐसा पास करके जिसको कानून बनाने के लिए जो कोई भी पत्र या कोई भी बिल ले जाया जाता है तो उसको प्रमाणित कराया जाता है कि नहीं यह कानून रहेगा। तो अगर कोई जो है कि सभा पास कर देती तो कानून लग जाता है, लागू हो जाता है। इल्बर्ट बिल में क्या था, अब इल्बर्ट बिल में यह पास किया गया कि भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के भी फैसला कर सकते हैं, भारतीय जज जो है अंग्रेज लोगों के भी फैसला कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों अंग्रेजों को समझ में आ गया कि लगता है कि अब हम जो है हमारा फैसला भारतीय करेगा, भारतीय हमारा फैसला करेगा। तो ऐसे में उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इतना तकलीफ था उनको। तो उस बिल को खारिज करवा देते हैं, उसको पास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में छात्रों ये इल्बर्ट बिल जब नष्ट कर दिया जाता है तो भारत के लोगों को बहुत नाराजगी होती है कि यह हमारा जज भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारा एक जज अगर इनका फैसला कर रहा है, इंसाफ के लिए जाएगा तो ये उनका फैसला भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इतना ज़्यादा नाराजगी होती है जो है कि भारतीय लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां बनने लगी थी छात्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो उस समय जो है निर्माण करते हैं, कांग्रेस पार्टी बनती है। उस कांग्रेस पार्टी की बदौलत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है लड़ने में लोगों को आसानी हुई और अपनी बात रखने में भी आसानी हुई। गांधी युग का आरंभ हो जाता है छात्रों, गांधी जी के बारे में पूर्ण से अध्ययन कराया जाएगा क्योंकि ये पूरे राष्ट्रवाद के उदय में भारत के गांधी जी का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए इनके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गांधी जी में बात करें छात्रों, इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद इनके पिताजी का नाम है, ये नाम जो इसमें जोड़ा गया है। फिर बात करें इनके जन्म की छात्रों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म होता है और ये पढ़ाई सबसे पहले भारत में करते हैं छात्रों। भारत में पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वहां से जब पढ़ाई करके आते हैं तो 1891 में सबसे पहले आते हैं, जो इंग्लैंड से वापस आते हैं 1891 में। तो वहां आने के बाद मुंबई में बैरिस्टर भी जो है करते हैं, बैरिस्टर का मतलब वकालत करते हैं, मुंबई के जो है उनसे वकील बनते हैं बड़े स्तर का। तो ये जो है 1891 में भारत से आए हैं भारत में और मुंबई में बैरिस्टरी करने लगे या वकालत करने लगे। फिर छात्र बात करें 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और उच्च शिक्षा लेने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में जब वहां जाते हैं तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं कि वहां पर काले गोरों का बहुत ज्यादा भेद है छात्रों। गोरे लोग जो है काले लोगों से बहुत नफरत जो है करते थे, उनको नीच समझते थे पूर्ण से और उनको नौकर समझते थे या अपने बराबरी का नहीं समझते थे। तो गांधी जी के साथ भी कुछ लोग अत्याचार किए, इससे गांधी जी को बहुत दिक्कत